एक बार गुड़िया नाम की छोटी चिड़िया कौवों के आम के बागीचे में बैठी खेल रही थी। गुड़िया के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी माँ रानू चिड़िया कौवों के यहाँ काम करती थी। रानू चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को आम के बागीचे से आम लाने के लिए कहा था, पर गुड़िया वहाँ जाकर खेलने लग गई। थोड़ी देर बाद गुड़िया को याद आया, अरे मम्मा ने तो मुझे आम लाने के लिए कहा था, मगर मैं तो यहाँ खेलने लग गई। फिर गुड़िया जल्दी से आम तोड़ती है और कौवों के घर जाती है और वो अपनी माँ को आम दे देती है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कब से आम लाने के लिए कहा था, मगर आप अभी आ रही हो। इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ, मैं भूल गई थी। इतनी देर में मालकिन गोरिका भी रसोई में आ जाती है। अरे चिड़िया, अभी तक तूने आम की चटनी नहीं बनाई? कितना समय हो गया है, कालू जी भी आ गए हैं। तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता है, चल जल्दी कर। गोरिकावी की बात सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से आम की चटनी बनाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपना सारा काम करके वहाँ से जाने लगती है। तभी रानू देखती है कि गुड़िया कालू कौवा और गोरिकावी को भोजन खाते हुए देख रही है। अरे छोटी चिड़िया, कैसे देख रही है? चल भाग यहाँ से, नजर लगाएगी क्या हमें? रानू चिड़िया गुड़िया को वहाँ से बाहर ले जाती है। मम्मा, गोरी आंटी के घर कितने मजे का भोजन बनता है, तुम क्यों नहीं बनाती ऐसा भोजन? गुड़िया बेटी, आपको तो पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ऐसा खाना खा पाएं। वो कौवे दोनों चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चिड़िया का इस जंगल में कोई भी नहीं है। रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर गुड़िया को एक पेड़ के नीचे डॉल नजर आती है। माँ, ये देखो डॉल, भला इसे यहाँ कौन रख के गया होगा? माँ, मैं इस डॉल को ले लूँ, मेरे पास तो एक भी डॉल नहीं है। गुड़िया, न जाने ये डॉल किसकी होगी, तुम ले लो, अगर कोई लेने आए तो तुम उसे वापस कर देना। गुड़िया वो डॉल उठा लेती है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। शाम को गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी डॉल से बातें कर रही थी। पता है डॉल, मेरी मम्मा कहती है कि हमारे पास अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और ना ही रहने के लिए कोई अच्छा सा घर है। हम टूटे हुए घर में रहते हैं। मगर डॉल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। तभी रानू चिड़िया वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, तुम ये डॉल के साथ क्या बातें कर रही हो? भला इस डॉल को कुछ समझ थोड़ी ना आएगा। रानू चिड़िया की बात सुनकर डॉल बोलने लगती है, मुझे सब समझ आता है कि गुड़िया ने मुझसे क्या कहा। अरे ये कैसे हो सकता है, ये बोल कैसे सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं जादुई गुड़िया हूँ। ये देखकर रानू चिड़िया और गुड़िया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो डॉल बोल सकती है। वो बाहर बैठी हुई थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते रानू चिड़िया का टूटा हुआ घर नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत नाराज होती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, हम अपना फिर से नया घर बनाएंगे। अरे, मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? मैं जादू से आपको एक बड़ा घर बना दूंगी। फिर डॉल जादू करती है और पेड़ पर एक नया और बड़ा घर बन जाता है। जब वो दोनों माँ बेटी घर के अंदर जाती हैं, तो वो देखती हैं वहाँ ढेर सारे पैसे थे। माँ, अब हम आराम से जी सकते हैं। अब आपको उस गोरी कवि के यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर रात हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने नए घर में सो जाती हैं। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी बाहर जमा हुए थे कि चिड़िया का टूटा हुआ घर अब एक सुंदर घर में बदल चुका था। तभी रानू चिड़िया भी बाहर आती है। अरे चिड़िया बहन, ये कैसे हुआ? कल तक तो यहाँ एक टूटा हुआ घर था और आज इतना सुंदर घर, भला ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को गुड़िया वाली बात बताती है। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर भी कहता है, चिड़िया बहन, हमारी भी मदद कर दो, कल शाम बारिश के कारण हमारा घर भी टूट गया है। जंगल वालों की बात सुनकर रानू चिड़िया सबकी मदद करती है। ये बात अब पूरे जंगल में फैल जाती है,
जिसे भी मदद की जरूरत होती वो रानू चिड़िया के पास चला आता। ये बात उन कौवों तक भी पहुंच जाती है। कालू जी, हमें किसी तरह से भी उस डॉल को चुराना होगा। ऐसे ही चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों की बड़ी बन जाएगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी भी। और फिर हमें जंगल में कोई भी नहीं पूछेगा। गौरी, तुम ठीक कहती हो, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात को जब रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है तो कालू कौवा खिड़की के रास्ते से आकर वो डॉल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी डॉल को देखकर बहुत खुश होती है। लाओ कालू जी, ये डॉल मुझे दो। फिर गोरी कौवी डॉल से बोलती है, अरे ओ डॉल, मुझे ढेर सारा पैसा दो और ढेर सारे सोने के सिक्के। गोरी कौवी के ऐसा कहने पर कुछ भी नहीं होता है। वो कई बार जादुई डॉल से मांगती है मगर कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देखकर गोरी कौवी गुस्से से डॉल को नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते ही डॉल खड़ी हो जाती है और अपने जादू से गोरी कौवी को हवा में उड़ा देती है। कालू, कालू, बचाओ मुझे। ये देखकर कालू कौवा भागते हुए चिड़िया के घर जाता है और वो सारी बात चिड़िया को बताता है। ये सब सुनकर रानू चिड़िया और गुड़िया दोनों गोरी कौवी के घर आती हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो इस जादुई डॉल से। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और किसी भी गरीब पक्षी का फायदा नहीं उठाऊंगी। फिर गुड़िया उस डॉल से कहती है, मेरी प्यारी डॉल, गोरी आंटी को माफ कर दो। गुड़िया के ऐसा कहते ही गोरी कौवी नीचे आ जाती है। गोरी कौवी फिर से माफी मांगती है। फिर गुड़िया अपनी डॉल लेकर अपनी मामा के साथ अपने घर लौट जाती है। अरे चिड़िया, तुम इस पेड़ पर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि केवल मैं ही इस पेड़ पर बैठ सकती हूँ? ये मेरा पेड़ है, इस पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे कौवी, मैं तो पानी की खोज में इधर उधर उड़ रही थी। मुझे पानी नहीं मिला, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए इस पेड़ पर बैठकर आराम करने लगी। वैसे भी इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? इस पेड़ पर बैठने से पहले तुम्हें जान लेना चाहिए था कि ये पेड़ मेरा है और मैं इस जंगल की शक्तिशाली कौवी हूँ। माना के कौवी, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मगर जो शक्तिशाली होता है ना, वो अपने आप को छोटी छोटी बात पर बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करता। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ और बार बार अपनी बातें तुम्हारे सामने दोहरा रही हूँ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम मेरे ही पेड़ पर बैठकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हें इस जंगल में रहना बहुत भारी पड़ेगा। गोरी, क्या तुमने इस जंगल को खरीद लिया है? मैं थकी हुई थी, मुझे ये पेड़ दिखा तो मैं बैठ गई। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? चुपचाप यहाँ से उड़ जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अभी कालू जी को बुला कर लाती हूँ। रुको रुको कौवी, कालू को मत बुलाना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। गोरी कौवी की धमकी सुनकर रानू चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बहुत अजीब है ये कौवी, खुद को बहुत बड़ी होशियार समझती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर की नज़र एक पुराने पेड़ पर पड़ती है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। इस पेड़ पर आज तक तो कभी पत्ता नहीं निकला था, तो आज ये कटहल कहाँ से निकल आया? फिर मिठू तोता और जंगल के कुछ पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। वो सब कटहल को देखकर बहुत हैरान थे। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। जरूर कोई बात है। इस पुराने पेड़ पर आज तक कभी भी कुछ नहीं उगा, आज अचानक से ये कटहल लग गया। हाँ मिठू, तुम ठीक कह रहे हो। इस पेड़ पर बस एक ही कटहल है, जरूर कोई बात होगी। तभी वहाँ उड़ती हुई रानू चिड़िया आ जाती है और वो सभी पक्षियों से कहती है, अरे पक्षियों, मैं आप सबको एक खबर देने आई हूँ। दरअसल जो कटहल इस पेड़ पर हुआ है ना, वो कोई मामूली कटहल नहीं है, ये तो एक जादुई कटहल है। जो भी इस कटहल को खाएगा वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। चिड़िया, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें ये बात किसने बताई? कबूतर भैया, कल मैं उड़ते हुए दूसरे जंगल चली गई थी। उस जंगल में मुझे एक साधु उल्लू मिले थे। उन्होंने मुझे इस कटहल के बारे में बताया था, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कटहल हमारे ही जंगल में है।
इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये सब बता दूं। अगर सच में ये जादुई कटहल है तो मैं इसे खाऊंगा। फिर मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी बन जाऊंगा। मिठू, तुम क्यों खाओगे? देखो मैं कितना कमजोर कबूतर हूँ। मैं ये कटहल खाना चाहता हूँ। मैं भी जंगल का सबसे शक्तिशाली कबूतर बन जाऊंगा। तभी वहाँ उड़ती हुई गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। वो दोनों सारी बातें सुन लेते हैं। अरे हलवा है जो खा जाओगे। इस जंगल में मैं और कालू जी भी रहते हैं, हम दोनों खाएंगे ये कटहल। मैं और कालू जी ये कटहल खाकर शक्तिशाली बन जाएंगे और फिर पूरे जंगल पर राज करेंगे। अरे वाह गोरी, तुमने ये खुद ही फैसला कर लिया कि तुम इस जंगल की रानी बनोगी। अब कटहल को लेकर जंगल के सभी पक्षियों में लड़ाई होने लगती है। अरे अरे, आपस में लड़ाई करने से अच्छा है कि इसका कोई ना कोई उपाय निकाला जाए, क्योंकि लड़ने से वो कटहल किसी को नहीं मिलेगा। हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ऐसा क्या उपाय निकाला जाए जिससे ये कटहल मुझे मिल जाए? देखो कबूतर, इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि इस जंगल में एक मुकाबला रखते हैं। जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे ये कटहल मिल जाएगा और वही हमारे जंगल का राजा होगा। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इससे ये होगा कि ये सारी शक्तियाँ इस जंगल के राजा को मिलेंगी, यानी मुझे, कालू कौवे को। अच्छा कालू, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कल ही ये मुकाबला रखते हैं। जो भी कल जीत जाएगा उसे ये कटहल मिल जाएगा और वही हमारे जंगल का राजा होगा। अरे पर मुकाबला कौन सा होगा, इसका फैसला कौन करेगा? देखो गोरी, इस मुकाबले का फैसला मैं करूंगी, क्योंकि मुझे जंगल की रानी नहीं बनना। मैं तो हूँ छोटी सी चिड़िया, भला मैं रानी बनकर क्या करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि जंगल का राजा वही बने जो सच में बहुत शक्तिशाली हो और समझदार भी। तो ठीक है पक्षियों, कल ये मुकाबला रखा जाएगा। जो भी जीतेगा वही जंगल का राजा बनेगा। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, मैं मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना चाहती। कोई उपाय निकालो जिससे हम बिना मुकाबला किए ही जंगल के राजा और रानी बन जाएं। तभी कालू कौवे को कटहल चुराने का आइडिया आता है। गौरी, ये उपाय हमें पहले क्यों नहीं आया? गौरी, हम कटहल को चुरा लेते हैं। इस जंगल के पक्षियों को दिखाते हैं कि हम ही जंगल के राजा और रानी बन सकते हैं। रात के समय जब सब पक्षी सो जाते हैं तो कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो कटहल के पास जाते हैं और वो पेड़ से कटहल को तोड़कर अपने घर ले आते हैं और वो उस कटहल को अपने घर में छुपाकर रख देते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी मुकाबले के लिए तैयार थे। तभी गोरी कौवी वहाँ आती है। देखो पक्षियों, मैं जानती हूँ कि मुकाबले में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, परंतु मेरे कालू जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम दोनों इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जो भी राजा बनेगा हमें मंजूर होगा। गौरी, क्या सच में तुम इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लोगी? हमें तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। गोरी कौवे की बात सुनने के बाद रानू चिड़िया को पता चल जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। रानू चिड़िया जल्दी से जाकर कटहल के पेड़ को देखती है। वो देखती है कि पेड़ पर तो कटहल है ही नहीं। सुनो पक्षियों, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब ये मुकाबला नहीं हो सकता। अरे चिड़िया, तुम ये क्या बोल रही हो? क्यों नहीं होगा मुकाबला? क्योंकि कटहल की चोरी हो गई है। कटहल की चोरी का सुनकर सभी का शक गोरी कौवी पर था। अच्छा पक्षियों, मैं चलती हूँ। मेरे कालू जी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुलबुल के पास भी लेकर जाना है। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो सब पक्षी गोरी कौवी को जाने देते हैं, परंतु जब गोरी कौवी जाती है तो वो सब गोरी के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। कालू जी, इसे कहते हैं गोरी की होशियारी। देखो मैंने सबको कैसे बेवकूफ बनाया। फिर वो दोनों काफी आराम से कटहल को खाने लगते हैं। तभी सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। कबो, तुम दोनों अपने आप को अक्लमंद समझते हो, मगर नहीं, तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। ये क्या बकवास कर रही हो चिड़िया? गोरी, याद है ना तुम्हें? तुमने मुझे पेड़ से उड़ाया था
इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने की ठान ली थी। मैं तो थी छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारा मुकाबला भला कैसे कर पाती। ये तो हम सब का एक प्लान था, ये कोई जादुई कटहल नहीं है। हाँ गौरी, तुम तो कामचोर हो, लेकिन हमें पता था तुम ये चोरी जरूर करोगी। हम तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे। गौरी, याद रखना, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है और किसी मासूम पक्षी की बेइज्जती करना इससे भी बड़ा पाप है। गौरी और कालू, तुम दोनों ने चोरी की है, अभी तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी माफी मांगते हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे। आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे और ना ही किसी पक्षी को तंग करेंगे। हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके ही खाएंगे। गौरी कौवी अपने बीमार पति कालू कौवे के पास बैठी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, ये मेरे पति को कैसी बीमारी लग गई है, ना जाने मैं अपने कालू जी का इलाज कैसे करवा पाऊंगी। तू परेशान ना हो गौरी, मेरे इलाज की इतनी चिंता ना कर। अरे चिंता कैसे ना करूं, अगर आपको रोज दवाई ना मिली तो आपकी मौत हो सकती है। गौरी, मौत तो एक दिन आनी ही है, मगर मैं अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। पति की सेवा करना परेशानी नहीं बल्कि धर्म का काम है। तुम कितनी समझदार हो। ठीक है कालू जी, आप अब आराम करें, मैं जाती हूँ काम पर। गौरी कौवी रानू चिड़िया के खेत में काम करती थी। वो दिन भर मेहनत करती थी। मालकिन चिड़िया, आज मुझे अपने पति की दवाई लेने जाना है, क्या आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ गौरी, ये लो और ये रही तुम्हारी आज की तनख्वाह। रानू चिड़िया तनख्वाह के बदले में हर रोज गौरी कौवी को शहद देती थी। गौरी कौवी वो शहद ले जाकर बुलबुल को देती है और बुलबुल शहद और जड़ी बूटियों से दवा बनाकर गौरी कौवी को देती है। गौरी, ये लो दवा और अपने पति कालू को खिला देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल बहन। गौरी कौवी वो दवा लेकर अपने पति कालू के पास आती है। ये लीजिए, ये दवा पी लीजिए। गौरी कौवी जब अपने पति को दवा दे रही थी तो उसे घोंसले के पास दाना नजर आता है। अरे, ये दाना कौन लाया? गौरी, मैं लाया हूँ। क्यों? कालू जी, मैंने आपको मना किया था ना कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, मगर आप क्यों गए? तुम सारा दिन खेत में कितनी मेहनत करती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? अभी आप बीमार हो, जब ठीक हो जाओगे ना फिर करना मेरी मदद। एक दिन गौरी कौवी शहद लेकर बुलबुल के पास जाती है। ये लो बुलबुल बहन शहद, अब जल्दी से मुझे दवा बना दो। माफ करना गौरी, आज मैं तुम्हें दवा नहीं बना के दे सकती। क्यों बुलबुल बहन? क्योंकि आज मेरे पास वो जड़ी बूटियां नहीं हैं जिससे मैं दवा बनाती हूँ। बुलबुल बहन, तुम्हें तो पता है कि अगर मेरे पति को दवा न मिली तो उसकी जान भी जा सकती है, मगर फिर भी तुम वो जड़ी बूटी क्यों नहीं लेकर आई? गौरी, जिस इलाके से मैं जड़ी बूटी तोड़ती हूँ अब वहाँ पर चीलों और बाजों ने कब्जा कर लिया है। क्या बुलबुल, मगर अब क्या कर सकते हैं? गौरी, अब वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। ये सुनकर गौरी कौवी दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में सोचती है, अगर आज मेरे कालू जी को दवा ना मिली तो कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, अब मुझे ही जाना होगा। फिर गौरी कौवी अपने पति की जान बचाने के लिए उस इलाके में चली जाती है। गौरी कौवी वहाँ पहुँच जाती है। अरे, ये इलाका तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तभी गौरी कौवी को सामने जड़ी बूटियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन वहाँ कुछ बांस खड़े थे। इस जड़ी बूटी के पास तो ढेर सारे बांस खड़े हैं, अब मैं जड़ी बूटी वहाँ से कैसे लाऊं? चालाक गौरी कौवी दूर खड़ी ऐसा सोचने लगती है। तभी एक चील उड़ती हुई गौरी कौवी के पास आती है। कई दिनों से मांस खाया नहीं है, आज मिली भी तो ये काली कौवी, पर कोई बात नहीं, आज खाने को मांस तो मिलेगा। ये सुनकर गौरी कौवी घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये चील कहाँ से आ गई? अरे ओ कौवी, आज तो मैं तुझे नोच नोच कर खाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पति का ध्यान कौन रखेगा? अपनी मौत को सामने देखते हुए गौरी कौवी कुछ सोचती है।
अरे ओ चील, तुमसे गलती हो रही है, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं तुझे मार सकती हूँ, मैंने तुझ जैसे कई पक्षी खाए हैं। परंतु चील, तू मुझे नहीं खा सकती, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तू मामूली काफी है, भला मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? अच्छा चील, हम दोनों में से ताकतवर कौन है, ये जानने का तरीका है मेरे पास। अच्छा, कौन सा तरीका है? वो सामने देखो, बाजों के पास जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी वो जड़ी बूटी लेकर आएगा वही जीत जाएगा। अच्छा, अगर मैं जीत गई तो? अगर तू जीत गई तो मुझे शौक से खा लेना, और अगर मैं जीत गई तो? अरे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है तो डर गई चील। ये सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है और वो ये रेस लगाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। चील बहुत तेजी से उड़ती है, मगर गोरी कभी आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए वहीं रुक जाती है। अरे, मैं तो गिर गई। चील पीछे मुड़कर गोरी कभी को देखती है। अरे, तुम मुझसे रेस लगाएगी, कभी कहीं की। चील उड़ते हुए तेजी से जड़ी बूटी के पास जाती है और वो जड़ी बूटी तोड़कर जल्दी से वापस गोरी कभी के पास आती है। चले काफी, ये रही जड़ी बूटी। अब तो मैं जीत गई ना ये रेस। रेस अभी खत्म नहीं हुई है चील। क्यों? क्योंकि तू जो जड़ी बूटी लाई है, ये वो जड़ी बूटी है ही नहीं। दरअसल जड़ी बूटी लाल रंग की है। अच्छा, तो मैं अभी लाल जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। चील असली जड़ी बूटी को वहीं छोड़कर लाल जड़ी बूटी लेने चली जाती है और चतुर गोरी कभी वो जड़ी बूटी लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद चील वो लाल जड़ी बूटी लेकर वापस आती है। अरे वो काफी, कहाँ चली गई? लगता है मुझे बेवकूफ बना कर गई है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी कभी वो जड़ी बूटी लेकर बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल उसे वो जड़ी बूटी से दवा बनाकर दे देती है। गोरी बहन, ये लो 10 दिन की दवाई। बुलबुल, चलो अब दवाई की टेंशन खत्म। गोरी कभी घर जाकर लगातार 10 दिन तक कालू कव्वे को दवाई देती है। 10 दिनों तक कालू कव्वे की तबीयत भी कुछ ठीक हो जाती है। कालू जी, ये दवा तो खत्म हो गई है, लगता है मुझे फिर से जाना होगा। तभी बुलबुल वहाँ आती है। बुलबुल कालू कव्वे का चेकअप करती है और कहती है, गोरी, अब तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा कालू ठीक हो चुका है। गोरी कभी ये सुनकर खुश हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गोरी, वो इलाका बहुत खतरनाक। गोरी कभी और स्वीटी कभी दोनों पड़ोसी थी। वो दोनों कवियाँ कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन गोरी कभी अपनी पड़ोसन स्वीटी कभी से कहती है, स्वीटी सहेली, अब तो कोई ना कोई काम करना ही होगा, वरना हम दोनों भूख से मर जाएंगी। गौरी, क्यों ना हम दूसरे जंगल जाएं और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर बेचें। ठंड के मौसम है, सूखी लकड़ियाँ अच्छी कीमत में बिक जाएंगी। गोरी कवि को स्वीटी कवि की बात पसंद आती है और वो दोनों अपना अपना कुल्हाड़ा लिए वहाँ से निकल जाती हैं। गोरी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और जो लकड़ियाँ बेचकर मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है स्वीटी, मैं यहाँ से काम शुरू करती हूँ, तुम वहाँ जाके लकड़ियाँ काटो। फिर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगती हैं। गोरी कवि की सहेली स्वीटी कवि एक सूखा पेड़ काट रही थी। तभी उसे पेड़ की खोखर में कुछ नजर आता है। गोरी, गोरी, यहाँ आओ, यहाँ कुछ है। थोड़ी थोड़ी गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। गोरी, देखो ना, ये पुराना मटका यहाँ कैसे आया होगा। अरे स्वीटी, इस मटके में तो खजाना है। क्या गोरी? अरे मिल गया, मिल गया, मुझे तो खजाना मिल गया। स्वीटी कवि खुशी से ऐसे उछलने लगती है। मुझे नहीं स्वीटी, हम दोनों एक साथ काम करने आई थी, इसलिए जो भी मिला है वो हम दोनों का आधा आधा है। थोड़ी देर सोचने के बाद
गोरी कवि की दोस्त स्वीटी मान जाती है। अब हमें लकड़ियाँ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के लिए ये खजाना काफ़ी है। फिर स्वीटी कवि और गोरी कवि वो मटका लिए वहाँ से वापिस उड़ जाती हैं। रास्ते में उन दोनों को अंधेरा हो जाता है। गोरी कवि स्वीटी कवि से कहती है, सहेली, अंधेरा हो गया है, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। हम ऐसा करते हैं कि ये खजाना इस पेड़ के नीचे दबा देते हैं और कल दिन में आकर ये खजाना यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। इससे पहले कोई चोरी से छीन जाए, हम इसे यहीं छुपा देती हैं। फिर गोरी कवि और उसकी सहेली वो सोने से भरा हुआ मटका पेड़ के नीचे जमीन में दबा देती हैं और वापस अपने अपने घरों को चली जाती हैं। स्वीटी कवि तो सो जाती है, परंतु गोरी कवि तो अभी तक जाग रही थी। वो बहुत शैतान कवि थी। पागल है वो स्वीटी कवि, अब तक तो वो सो गई होगी। मैं जाकर वो खजाना निकाल लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि अपने घर से निकलती है। गोरी कवि इधर उधर देखकर वो सोने से भरा हुआ मटका निकाल लेती है। अब ये सारा खजाना मेरा हुआ। मैं स्वीटी से कहूँगी कि कोई चोर ले गया होगा। गोरी कवि अपने घर जाकर वो खजाना छुपा देती है। अगली सुबह हो जाती है। स्वीटी कवि जल्दी से उठती है और गोरी कवि के घर आती है। गोरी गोरी जल्दी करो, ऐसा ना हो कि कोई चोर ही वो खजाना निकाल कर ले जाए। हाँ हाँ स्वीटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फिर गोरी कवि और स्वीटी कवि उसी जगह जाती हैं जहाँ उन्होंने खजाने को छुपाया था। गोरी गोरी, यहाँ तो खजाना नहीं है। खजाना कहाँ गया है? मुझे क्या मालूम, मुझे तो लगता है कि कोई चोर निकाल कर ले गया है। देखो हमारा कितना नुकसान हो गया है, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। स्वीटी कवि रोने लग जाती है। गोरी, हो ना हो ये खजाना तुमने ही चोरी किया है। नहीं नहीं स्वीटी, मुझे लगता है ये खजाना तुमने चोरी किया है। मुझे सब मालूम है, तुम ही सारा खजाना हड़पना चाहती थी। अब मुझे सीधे से बताओ कि खजाना कहाँ है। फिर स्वीटी कवि जंगल में जाती है और वो सारी बात चिड़िया को बताती है। रानू चिड़िया गोरी कवि, स्वीटी कवि और मिठू कबूतर को बुलाती है। अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं मान रहा तो मेरे पास एक उपाय है। मिठू भैया, जल्दी से बताओ, अगर वो खजाना मिल गया तो मैं उसमें से आधा खजाना तुम सभी को दूंगी। तो हाँ गोरी, तुम बताओ, अगर वो खजाना मिल गया तो क्या तुम भी हमें दोगी? नहीं नहीं चिड़िया, मैं क्यों दूंगी। वो खजाना हमें मिला था और मुझे विश्वास है कि वो इस स्वीटी कवि ने ही चोरी किया है। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता सलाह करते हैं। मिठू तोता अपना उपाय बताता है। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे पेड़ बोलकर बता सकता है कि खजाना किसने चुराया है। हम सब सुबह वहाँ जाएंगे और पेड़ से पूछेंगे कि खजाने का चोर कौन है। ये सुनकर स्वीटी कवि बहुत खुश हो जाती है और गोरी कवि परेशान हो जाती है। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कवि थोड़ी थोड़ी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, अब तो एक ही उपाय है कि तुम उस पेड़ में छुपकर बैठ जाओ और जब चिड़िया पेड़ से पूछे तो आप बोलकर बता देना कि वो खजाना स्वीटी कवि ने चोरी किया है। हाँ गोरी बेटी, मैं ये काम कर सकती हूँ, मगर तुम बताओ तुम मुझे क्या दोगी। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आधा खजाना तुम रख लेना, बस हमें एक दफ़ा वो खजाना पूरे का पूरा ही मिल जाए, फिर हम दोनों आपस में बांट लेंगी। अगले दिन वो सब पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर रानू चिड़िया पेड़ से पूछती है, पेड़ पेड़, अच्छे पेड़, क्या तुम बता सकते हो कि खजाना किसने चुराया है? ऊपर पेड़ में छुपी हुई गोरी की माँ बोलती है, वो खजाना स्वीटी कवि ने चुराया है। ये सुनकर गोरी कवि बहुत खुश होती है। सुन लिया, सबने सुन लिया, अब मुझे स्वीटी कवि से वो खजाना लेकर वापस करो। परंतु चिड़िया भी बहुत होशियार थी। वो कहती है, ये पेड़ झूठ बोल रहा है, इसे आग लगा दो ताकि ये सच बोले।
आग का सुनकर गोरी की माँ जल्दी से पेड़ से बाहर आ जाती है। ना ना चिड़िया, इसे आग न लगाना, अगर इसे आग लगाई तो मैं जलकर मर जाऊंगी। खजाना गोरी के पास ही है। ऐसे गोरी कभी का झूठ पकड़ा जाता है और सारा खजाना स्वीटी कभी को मिल जाता है।